नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहना चाहिए मूलभूत विचार पर गहराई से बात करेंगे। समरूपता यानी सिमेट्री। हाँ, सिमेट्री। अक्सर हम समरूपता को सुंदरता से जोड़ते हैं, जैसे किसी तितली के पंखों में या एक इमारत के डिजाइन में। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत जो मौलिक भौतिकी में समरूपताओं पर एक किताब के अंश हैं, वो बताते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये सिर्फ दिखने वाली सुंदरता नहीं है, ये गणित की एक बहुत शक्तिशाली चाबी है जिससे प्रकृति के नियम खुलते हैं। सही। तो आज की इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है? देखिए, मकसद यही समझना है कि ये समरूपता का सिद्धांत कैसे काम करता है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के साधारण नियमों से लेकर कण भौतिकी के जटिल स्टैंडर्ड मॉडल तक ये कैसे भौतिकी के नियमों को शक्ल देता है और हमें एक तरह से रास्ता दिखाता है। अच्छा। यादी समझ और नोएदर के मशहूर प्रमेय से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अलग अलग सिद्धांतों में ये कैसे नजर आता है, और आखिर में इस बात पर भी गौर करेंगे कि कभी-कभी समरूपता का टूटना वो उसके होने जितना ही जरूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक बात से। जब भौतिक विज्ञानी समरूपता कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? अगर ये सिर्फ कला वाली सुंदरता नहीं है तो फिर क्या है? भौतिकी में समरूपता का मतलब है अपरिवर्तनीयता, मतलब इनवेरियंस। अपरिवर्तनीयता। हाँ, इसका मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम या उसके नियमों में कुछ खास बदलाव करते हैं, जैसे उसे थोड़ा घुमा दें या उसे स्पेस में कहीं और ले जाएं या समय में थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो भी उसके बुनियादी नियम या कुछ खास मात्राएं बदलती नहीं हैं, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। अच्छा, मतलब नियम बदलते नहीं हैं कुछ बदलावों के बावजूद, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और यहीं पर महान गणितज्ञ एमी नोएदर का प्रमेय आता है। नोएदर का प्रमेय? हाँ, सुना है। ये भौतिकी के सबसे खूबसूरत और असरदार विचारों में से एक है। सच में, ये प्रमेय बताता है कि जब भी प्रकृति के नियमों में कोई निरंतर समरूपता होती है, मतलब ऐसा बदलाव जिसे आप लगातार धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसे घूमना, तो उसके साथ हमेशा एक संरक्षण नियम जुड़ा होता है। संरक्षण नियम मतलब कॉन्जर्वेशन लॉ? बिल्कुल, मतलब कोई ना कोई भौतिक मात्रा हमेशा संरक्षित रहेगी, समय के साथ बदलेगी नहीं। ये तो दिलचस्प है। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। सबसे आसान उदाहरण है, अगर भौतिकी के नियम समय बीतने के साथ नहीं बदलते, यानी आज जो नियम लागू होते हैं वही कल भी होंगे, परसों भी होंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे वाह! ऊर्जा न तो पैदा होगी न नष्ट होगी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो असल में समय की समरूपता का नतीजा है। ये तो कमाल है। नियम वही रहेंगे तो सिस्टम का कुल संवेग, मोमेंटम, वो संरक्षित रहता है। अच्छा। और अगर नियम दिशा बदलने पर भी नहीं बदलते, यानी कोई खास दिशा बाकियों से अलग नहीं है, स्पेस आइसोट्रॉपिक है, तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वो संरक्षित रहता है। तो नोएदर का प्रमेय इन मूलभूत संरक्षण नियमों को सीधे सीधे समरूपता के सिद्धांत से जोड़ देता है। स्रोत सामग्री में वो लैग्रेंजियन और एक्शन इंटीग्रल जैसी चीजों का भी जिक्र है। क्या ये इसी से जुड़े हैं? ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं, पर इनका मूल विचार मुश्किल नहीं है। देखिए, लैग्रेंजियन को आप सिस्टम की एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जिससे उसकी गति या व्यवहार का पता चलता है। ठीक है। और एक्शन इस रूल बुक का एक गणितीय सारांश है एक तरह से। नोएदर के प्रमेय का जो गहरा रूप है वो ये कहता है कि अगर ये एक्शन किसी बदलाव के तहत अपरिवर्तित रहता है, इनवेरिएंस दिखाता है, तो उससे जुड़ा संरक्षण नियम लागू होगा। ये सिर्फ समीकरणों के न बदलने से ज्यादा बुनियादी बात मानी जाती है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कौन सी समरूपताएं वास्तव में मौलिक हैं। समझ गया। तो ये संरक्षण नियमों की और गहरी वजह बताता है। अच्छा, क्या ये समरूपताएं भी अलग अलग तरह की होती हैं? स्रोत में वैश्विक और स्थानीय समरूपता की बात है, ग्लोबल और लोकल। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। वैश्विक समरूपता यानी ग्लोबल सिमेट्री का मतलब है कि आप जो बदलाव कर रहे हैं वो पूरे स्पेस टाइम में हर जगह एक साथ एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए आप पूरी कायनात को एक साथ थोड़ा घुमा दें। अगर नियम नहीं बदले
तो ये वैश्विक घूंडन समरूपता हुई। ठीक है, ये तो समझ आता है। फिर ये स्थानीय समरूपता क्या भला है? लोकल सिमेट्री। स्थानीय समरूपता, जिसे गेज समरूपता भी कहते हैं, ये ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। इसमें आप जो बदलाव करते हैं वो स्पेस टाइम के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे? कल्पना कीजिए कि आप हर शहर में घड़ी का समय अपनी मर्जी से अलग अलग सेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भौतिक नियम हैं जो इस बदलाव के बावजूद सही रहते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ भौतिकी के लिए? ये तो नियमों को और जटिल बना देगा ना? यही तो जादू है। जब भौतिकविदों ने मांग की कि प्रकृति के नियम स्थानीय समरूपता का भी पालन करें, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? ऐसा करने के लिए सिद्धांत में नए कणों को शामिल करना जरूरी हो गया। ऐसे कण जो इस स्थानीय बदलाव को संतुलित कर सके, कॉम्पेंसेट कर सकें। और ये कण कोई और नहीं बल्कि मौलिक बलों के वाहक कण निकले। क्या मतलब? कौन से कण? जैसे विद्युत चुंबकत्व के लिए फोटॉन, मजबूत नाभिकीय बल के लिए ग्लूऑन और कमजोर नाभिकीय बल के लिए W और Z बोसॉन्स। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि सिर्फ ये मांग करने से कि नियम हर जगह स्थानीय रूप से सम्मित हों, भौतिकी हमें फोटॉन जैसे कणों का अस्तित्व स्वीकार करने पर मजबूर कर देती है? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये सोचना ही कमाल का है। ये सिर्फ गणित का खेल नहीं, बल्कि प्रकृति के निर्माण का एक गहरा सिद्धांत है। स्थानीय या गेज समरूपता ही स्टैंडर्ड मॉडल का आधार है और बताती है कि बल कैसे काम करते हैं। इसे यंग मिल्स सिद्धांत कहते हैं। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला विचार है। अच्छा, स्रोत में सतत और असतत समरूपताओं का भी जिक्र है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। इनमें क्या अंतर है? सतत समरूपताएं वो हैं जिनमें बदलाव लगातार हो सकता है, जैसे किसी चीज को धीरे धीरे घुमाना, रोटेशन। हाँ। हमने देखा कि इनसे संरक्षण नियम जुड़े होते हैं। असतत समरूपताएं वो हैं जो अलग अलग चरणों में होती हैं, जैसे किसी चीज का आईने में अक्स लेना, पैरिटी या पी। अच्छा, मिरर इमेज। हाँ, या फिर कण का आवेश उलट देना, चार्ज कंजुगेशन, सी, या समय की दिशा पलट देना, टाइम रिवर्सल, टी। ये हाँ या ना जैसे बदलाव हैं। आप आधा मिरर इमेज नहीं ले सकते। ठीक है। क्या ये पी, सी और टी वाली समरूपताएं हमेशा लागू होती हैं? नहीं, और यही तो एक और दिलचस्प कहानी है। प्रयोगों से पता चला, खासकर 1950 के दशक में, कि कमजोर नाभिकीय बल जो रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है, वो पैरिटी पी और चार्ज कंजुगेशन सी दोनों का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता है? मतलब प्रकृति लेफ्ट और राइट में पूरी तरह सम्मित नहीं है और न ही कणों और एंटी कणों के व्यवहार में पूरी तरह सम्मित है, कम से कम कमजोर बल के मामले में। अच्छा। लेकिन एक और गहरा सिद्धांत है जिसे CPT प्रमेय कहते हैं। ये कहता है कि अगर आप तीनों ऑपरेशन C, P और T एक साथ करते हैं तो प्रकृति के नियम हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। ये एक सटीक समरूपता है। तीनों एक साथ? हाँ, CPT मिलाकर। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुनियाद में बहुत गहरे से जुड़ा है और दिखाता है कि कुछ स्तर पर समरूपता बनी रहती है, भले ही उसके हिस्से टूट जाएं। समरूपता का टूटना, आपने पहले भी इसका जिक्र किया था। स्रोत में दो तरह के टूटने की बात है, स्पष्ट और स्वतःस्फूर्त, एक्सप्लिसिट और स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? स्पष्ट समरूपता भंग यानी एक्सप्लिसिट सिमेट्री ब्रेकिंग तब होता है जब सिद्धांत के नियम या समीकरण ही शुरू से सम्मित नहीं होते। जैसे हमने कहा, कमजोर बल के समीकरण पैरिटी सम्मित है ही नहीं। ये तो सीधी बात है। ठीक है, लेकिन ये स्वतःस्फूर्त समरूपता भंग क्या है? स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, ये नाम ही थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, ये ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। इसमें सिद्धांत के नियम तो पूरी तरह सम्मित होते हैं। नियम सम्मित हैं? हाँ, नियम बिल्कुल सिमेट्रिक, लेकिन सिस्टम की जो सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिर अवस्था होती है, जिसे वैक्यूम कहते हैं, वो सम्मित नहीं होती। अच्छा, कैसे? एक उदाहरण सोचिए, एक पेंसिल का जो अपनी नुकीली नोक पर खड़ी है। यह अवस्था पूरी तरह सम्मित है। आप इसे किसी भी दिशा में घुमाएं, ये वैसी ही दिखेगी, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये अस्थिर है, स्टेबल नहीं है। हल्का सा भी धक्का लगते ही ये किसी एक दिशा में गिर जाएगी। हाँ। गिरने के बाद ये अवस्था स्थिर है, लेकिन अब सम्मित नहीं रही। इसने एक खास दिशा चुन ली है। अच्छा, तो नियम सम्मित थे, पर नतीजा जो स्थिर अवस्था है वो असम्मित है। क्या प्रकृति में ऐसा होता है? बिल्कुल, और इसका सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उदाहरण है हिग्स तंत्र,
हिग्स मैकेनिज्म। हिग्स, हाँ, हिग्स बोसॉन वाला। वही स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार शुरुआत में बहुत उच्च ऊर्जा पर शायद सभी कण द्रव्यमान रहित थे और विद्युत चुंबकीय और कमजोर बल एक ही विद्युत कमजोर बल के हिस्से थे, एक पूरी तरह सममित अवस्था। ठीक है। लेकिन जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, हिग्स क्षेत्र ने एक मान अपना लिया, एक वैल्यू ले ली, जिसने इस विद्युत कमजोर समरूपता को स्वतः स्फूर्त रूप से तोड़ दिया, जैसे वो पेंसिल गिर गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि W और Z बोसॉन्स जो कमजोर बल के वाहक हैं, वो भारी हो गए, उन्हें द्रव्यमान मिल गया, जबकि फोटॉन जो विद्युत चुंबकीय बल का वाहक है, वो द्रव्यमान रहित रहा। अरे, और इसी प्रक्रिया से क्वार्क और लेप्टॉन जैसे पदार्थ कणों को भी द्रव्यमान मिला। तो हमारे आसपास जो दुनिया है जिसमें कणों का द्रव्यमान है, वो असल में एक टूटी हुई समरूपता का नतीजा है। वाह। ये गोल्डस्टोन बोसॉन के विचार से भी जुड़ा है। स्वतःस्फूर्त रूप से समरूपता भंग होने पर अक्सर द्रव्यमान रहित कण गोल्डस्टोन बोसॉन पैदा होते हैं, लेकिन हिग्स तंत्र में ये गेज बोसॉन द्वारा खा लिए जाते हैं और उन्हें द्रव्यमान दे देते हैं। एक खास किस्म का गायब होना है ये। वाह, तो कणों का द्रव्यमान होना एक तरह से समरूपता टूटने का साइड इफेक्ट है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये समरूपता का विचार अलग-अलग भौतिक सिद्धांतों में कैसे काम करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी समरूपता है। न्यूटन के नियम जड़त्वीय फ्रेम में गैलीलियन समरूपता दिखाते हैं। मतलब नियम उन सभी फ्रेम में एक जैसे रहते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर गति से चल रहे हों। गैलीलियन समरूपता। हाँ, और जैसा हमने पहले लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन की बात की, वो समरूपताओं और संरक्षण नियमों को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से जोड़ते हैं। फिर आइंस्टीन और विशेष सापेक्षता आई। यहां समरूपता की क्या भूमिका थी? अरे, विशेष सापेक्षता तो पूरी तरह समरूपता पर ही आधारित है। आइंस्टाइन के दो मूल सिद्धांत थे। पहला, भौतिकी के नियम सभी जड़त्वीय फ्रेमों के लिए समान है, और दूसरा, प्रकाश की गति सभी के लिए स्थिर है। हाँ, इन सिद्धांतों से लॉरेंस रूपांतरण निकले जो दिखाते हैं कि स्पेस और टाइम कैसे बदलते हैं जब आप एक फ्रेम से दूसरे में जाते हैं। ये पोंकारे समूह नामक समरूपता पर आधारित है, जिसने स्पेस और टाइम को एक 4 आयामी स्पेस टाइम में एकीकृत कर दिया। स्पेस टाइम। हाँ, और मजे की बात यह है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण पहले से ही इस लॉरेंस समरूपता का पालन करते थे। शायद इसी ने आइंस्टीन को प्रेरित किया होगा। अच्छा, और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या वहां भी समरूपता इतनी ही महत्वपूर्ण है? क्वांटम मैकेनिक्स में? हाँ, वहां तो समरूपता की भूमिका और भी गहरी और केंद्रीय हो जाती है। यूजीन विग्नर ने दिखाया, जिसे विग्नर का प्रमेय कहते हैं, कि क्वांटम जगत में हर समरूपता एक खास तरह के गणितीय ऑपरेटर से जुड़ी होती है। ये ऑपरेटर यूनिटरी या एंटी यूनिटरी होते हैं और क्वांटम अवस्थाओं पर काम करते हैं। ऑपरेटर। इसका क्या मतलब हुआ कणों के लिए? इसका एक जबरदस्त परिणाम है। समूह निरूपण का गणितीय सिद्धांत है ग्रुप रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। वो बताती है कि क्वांटम अवस्थाएं समरूपता समूह के अनुसार कैसे बदलती हैं। समूह निरूपण। हाँ, जब इसे स्पेस टाइम की पोंकारे समरूपता पर लागू किया जाता है तो इसके इरिड्यूसिबल निरूपण, मतलब सबसे बुनियादी हिस्से, ठीक मौलिक कणों से मेल खाते हैं। क्या बात है। और ये निरूपण कणों को उनके दो सबसे मौलिक गुणों, द्रव्यमान और स्पिन, द्वारा वर्गीकृत करते हैं। तो एक तरह से समरूपता ही तय करती है कि किस तरह के मौलिक कण मौजूद हो सकते हैं। उनकी पहचान बनती है इससे। ये तो कमाल है। मतलब समरूपता से ही कणों का पूरा वर्गीकरण हो जाता है। और क्वांटम में संरक्षण नियम कैसे काम करते हैं? क्या वहां भी नोएडर का प्रमेय जैसा कुछ है? हाँ, एक तरह से क्वांटम संस्करण लागू होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर भौतिक मात्रा, जैसे ऊर्जा, संवेग, इनसे एक ऑपरेटर जुड़ा होता है। ठीक है। अगर किसी मात्रा का ऑपरेटर सिस्टम के ऊर्जा ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, जिसका सरल मतलब है कि आप उन दोनों मात्राओं को एक साथ सटीक रूप से माप सकते हैं और उनका क्रम बदलने से नतीजा नहीं बदलता, तो वो मात्रा समय के साथ संरक्षित रहती है। अच्छा, तो जो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं वे संरक्षित मात्राओं के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। ये नोएडर के प्रमेय का क्वांटम रूप है मोटे तौर पर। और अब आते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी QFT और कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल पर। लगता है यहां तो समरूपता ही सब कुछ चला रही है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल पूरी तरह से गेज समरूपता के सिद्धांत पर बनाया गया है। वही लोकल वाली। हाँ, वही स्थानीय या गेज समरूपता। विशेष रूप से ये एक जटिल गणितीय समरूपता ढांचे पर आधारित है, जिसे SU3 क्रॉस SU2 क्रॉस U1 कहते हैं। बाप रे, ये क्या है? ये गणितीय समूह है। SU3 मजबूत नाभिकीय बल का वर्णन करता है, जिसे क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स QCD कहते हैं, और SU2 क्रॉस U1 मिलकर विद्युत कमजोर बल का वर्णन करते हैं। अच्छा। और सभी ज्ञात मौलिक कण जैसे क्वार्क और लेप्टॉन वो इस समरूपता ढांचे के निरूपणों के अनुसार बड़े करीने से फिट होते हैं, बिल्कुल पहेली के टुकड़ों की तरह। और जैसा हमने पहले बात की थी, वो लोकल गेज समरूपता की मांग ही फोटॉन, ग्लूऑन और WZ बोसॉन जैसे बलवाहक कणों के अस्तित्व को अनिवार्य बनाती है। बिल्कुल। और फिर हिग्स तंत्र आता है, जो इस विद्युत कमजोर समरूपता SU2 क्रॉस U1 को तोड़कर सिर्फ विद्युत चुंबकीय समरूपता U1 को साबुत छोड़ता है। तोड़कर? हाँ, स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग से। इसी टूटने से W और Z बोसॉन और साथ ही फर्मियन यानी क्वार्क और लेप्टॉन, इनको द्रव्यमान मिलता है, जबकि फोटॉन द्रव्यमान रहित रहता है, क्योंकि उससे जुड़ी U1 समरूपता टूटती नहीं। और ग्लूऑन? ग्लूऑन भी द्रव्यमान रहित रहते हैं, क्योंकि मजबूत बल की SU3 समरूपता भी टूटती नहीं है, वो सटीक रहती है। ये एकदम साफ है कि समरूपता न केवल प्रकृति के नियमों को समझने में मदद करती है, बल्कि उन्हें सरल और एकीकृत भी बनाती है। स्रोत में डिनर नैपकिन पर मौलिक भौतिकी का जिक्र शायद इसी बात को दर्शाता है कि कैसे समरूपता सिद्धांतों से जटिल चीजों के पीछे छिपी सरल संरचना सामने आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये एकीकरण की तलाश अभी भी जारी है। भौतिक विज्ञानी समरूपता का उपयोग विभिन्न बलों को एक साथ लाने की कोशिश में करते हैं। जैसे? उदाहरण के लिए ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज, गट्स। इनका सपना है कि बहुत उच्च ऊर्जा पर मजबूत, कमजोर और विद्युत चुंबकीय बल, ये तीनों असल में एक ही ज्यादा बड़ी समरूपता वाले मूल बल के अलग-अलग पहलू हैं। एक ही बल? हाँ। स्रोत में SU5 जैसे समूह का उल्लेख है जो ऐसा कर सकता है। हालांकि इन सिद्धांतों की एक भविष्यवाणी है प्रोटॉन का क्षय, मतलब प्रोटॉन का अस्थिर होना, लेकिन वो अभी तक प्रयोगों में देखा नहीं गया है, तो ये अभी पक्का नहीं है। तो ये अभी सिर्फ थियोरी है? हाँ, अभी प्रायोगिक पुष्टि बाकी है। स्रोत में एकीकरण के कुछ और दिलचस्प रास्ते भी बताए गए हैं, जैसे कलुजा-क्लाइन सिद्धांत और सुपर सिमेट्री। ये क्या है? ये बहुत ही आकर्षक, हालांकि अभी तक अटकलों पर आधारित विचार है। कलुजा-क्लाइन सिद्धांत लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल? हाँ, ये कहता है कि अगर स्पेस के 3 से ज्यादा आयाम हो, मान लीजिए एक अतिरिक्त छोटा सा मुड़ा हुआ आयाम हो जिसे हम देख नहीं पाते, तो उच्च आयामों में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही हमारे 4 आयामों में गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व या अन्य गेज बलों दोनों के रूप में प्रकट हो सकता है। मतलब एक्स्ट्रा डायमेंशंस? हाँ, ये ज्यामिति से बलों को एकीकृत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, लेकिन इसके अपने सवाल हैं, जैसे ये अतिरिक्त आयाम हमें दिखते क्यों नहीं, वो इतने छोटे क्यों हैं? ये तो है। और सुपर सिमेट्री, सूजी, ये नाम तो सदर सुनने में आता है आजकल। सुपरसिमेट्री या सूसी एक प्रस्तावित समरूपता है जो पदार्थ कणों, फर्मियन जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और बलवाहक कणों, बोसॉन जैसे फोटॉन, ग्लूऑन के बीच एक गहरा रिश्ता बनाती है। पदार्थ और बल के बीच? हाँ, ये कहती है कि हर ज्ञात कण का एक सुपर पार्टनर होता है जिसका स्पिन अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फर्मियन का पार्टनर सिलेक्ट्रॉन बोसॉन होगा, फोटॉन बोसॉन का पार्टनर फोटिनो फर्मियन होगा। अच्छा। सूसी सैद्धांतिक रूप से बहुत आकर्षक है। ये स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ मुश्किलों को हल कर सकती है, जैसे हिग्स बोसॉन के द्रव्यमान को क्वांटम प्रभावों से बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकना, और ये डार्क मैटर के लिए भी अच्छे उम्मीदवार देती है। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि बड़ी निराशा हुई है। इतने सालों की खोज के बाद भी बड़े बड़े एक्सेलरेटर जैसे LHC में भी किसी भी सुपर पार्टनर का कोई प्रायोगिक सबूत नहीं मिला है, जरा सा भी नहीं। हो, तो ये भी अभी सवालिया निशान है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो समरूपता एक बेहद शक्तिशाली औजार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद ये पूरी कहानी ना हो। स्रोत प्रभावी क्षेत्र सिद्धांतों का भी उल्लेख करते हैं।
इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज, EFTs? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आधुनिक नजरिया है। EFT का विचार ये है कि हमारे वर्तमान सिद्धांत, स्टैंडर्ड मॉडल समेत, शायद अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ एक निश्चित ऊर्जा पैमाने तक मान्य, प्रभावी विवरण हो। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कम ऊर्जा पर कमजोर गुरुत्व में बढ़िया काम करता है, लेकिन उच्च ऊर्जा और मजबूत गुरुत्वाकर्षण के लिए आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी जरूरी है। तो न्यूटन का सिद्धांत एक प्रभावी सिद्धांत है। अच्छा, हो सकता है स्टैंडर्ड मॉडल भी किसी और गहरे सिद्धांत का कम ऊर्जा वाला रूप हो, जो बहुत उच्च ऊर्जा पर ही दिखेगा। पुनर्सामान्यकरण समूह, रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप का गणित हमें ये समझने में मदद करता है कि सिद्धांत ऊर्जा पैमाने बदलने पर कैसे बदलते हैं और कैसे अलग-अलग प्रभावी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समरूपता खुद ही एक प्रभावी या उभरती हुई चीज हो? मतलब प्रकृति का सबसे बुनियादी नियम ना हो? ये एक बहुत ही उत्तेजक सवाल है जिस पर शोध भी विचार करते हैं। क्या सिमेट्री ही अंतिम जवाब है या ये किसी और गहरी चीज का नतीजा है? गहरी चीज? जैसे कि कुछ भौतिक विज्ञानी अटकलें लगा रहे हैं कि शायद भविष्य के सिद्धांत सूचना, एंट्रोपी या क्वांटम उलझाव, एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणाओं पर आधारित हों और समरूपता इन गहरी वास्तविकताओं से उभर कर आती हो। उभर कर? हाँ, इमर्जेंट फिनोमेना। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अणुओं के जटिल व्यवहार से लहरें उभरती हैं जो अपने आप में अलग दिखती हैं। स्रोत में रैंडम डायनामिक्स जैसे विचारों का भी जिक्र है, जो ये खोजते हैं कि क्या मौलिक स्तर पर पूरी तरह अराजकता या यादृच्छिकता से भी व्यवस्था और समरूपता पैदा हो सकती है। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? सार यही है कि समरूपता भौतिकी की भाषा का एक अटूट हिस्सा है। यह न केवल हमें प्रकृति की छिपी हुई सुंदरता और व्यवस्था दिखाती है, बल्कि ये संरक्षण नियमों को जन्म देती है। हाँ बिल्कुल, संरक्षण नियम देती है, कणों को वर्गीकृत करने का तरीका बताती है, मौलिक बलों के स्वरूप को तय करती है और हमें ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को समझने में मदद करती है। और हमने ये भी देखा कि समरूपता का टूटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका होना। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। स्वतः स्फूर्त समरूपता भंग जैसे तंत्रों के बिना हम उस दुनिया को नहीं समझ सकते जिसमें हम रहते हैं, जहाँ कणों का द्रव्यमान होता है और बल अलग अलग दिखते हैं। ये टूटी हुई समरूपता ही हमारे ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के लिए जिम्मेदार है। तो अंत में स्रोत हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या समरूपता प्रकृति का एक परम न बदलने वाला सिद्धांत है, या ये किसी और गहरी अभी तक अनदेखी हकीकत की सिर्फ एक परछाई है? क्या भौतिकी का भविष्य समरूपता के इन सिद्धांतों से भी आगे जाएगा, किसी बिल्कुल नई जमीन की तलाश में? ये प्रश्न हमें भौतिकी की सीमाओं पर और हमारी अपनी समझ की गहराइयों पर सोचने के लिए उकसाता है। क्या हम उस पौराणिक डिनर नैपकिन के करीब पहुंच रहे हैं जिस पर ब्रह्मांड के अंतिम नियम लिखे जा सके? या कहानी अभी और भी पेचीदा और हैरत अंगेज होने वाली है? इसका जवाब तो शायद भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।